लास्ट वीडियो मैंने तो लास्ट वीडियो मैंने तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑप्टिमल पोर्टफोलियो के बारे में। तो उसमें ये था कि किसने दिया था, कि विलियम साहब ने दिया था, और इसको स्टार ऑप्टिमल पोर्टफोलियो भी बोलते हैं। और इसमें हमने क्या देखा था कि इसके कुछ 5 स्टेप्स थे, जिसमें पहला ये था कि ट्रेनर रेशियो निकाल के उसका रैंकिंग करना होता था। उसके बाद कट ऑफ पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये निकालना कट ऑफ पॉइंट। ठीक है, कट ऑफ पॉइंट हम निकालते थे। कट ऑफ पॉइंट कैसे निकालते थे? जो सीआई पहले निकालते थे, और जो सबसे हाईएस्ट सीआई होता था, पहले तो हम स्टेप वन में क्या करते थे, स्टेप वन में रैंकिंग करते थे ट्रेनर रेशियो निकाल के। ठीक है, रैंकिंग करते थे अपन, और रैंक वाइज जो सबसे हाईएस्ट रैंक है, मतलब रैंकिंग वाइज जो है हम सिक्योरिटी लिख लेते थे। उसके बाद जो है वो रिस्क वेट निकालते थे। और रिस्क वेट कैसे निकालते थे? सिस्टमैटिक रिस्क डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क। और सिंस सिस्टमैटिक रिस्क वेरिएंस में होता है, तो हम बीटा का स्क्वायर करते थे। ठीक है, और ये वेरिएंस में दिया हुआ है ऑलरेडी, अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो उसके बाद हम क्या करते थे, जो रिस्क वेट निकलता था, उसको हम जो है वो ट्रेनर रेशियो जो ऊपर हमने निकाल रखा है, उसको मल्टीप्लाई करते थे, तो वो एक प्रोडक्ट आ जाता था। उसके बाद जो है हम क्या करते थे, उसका उसका क्यूमुलेटिव कर देते थे। और जो रिस्क वेट निकाला है हमने, उसका भी क्यूमुलेटिव करते थे, और फिर सीआई निकालते थे। सीआई निकालना बड़ा आसान था, प्रोडक्ट, यानी जो आसान भाषा में हमने समझा था कि रिटर्न डिवाइडेड बाय रिस्क। बस एक चीज़ है कि उसमें हम, एक चीज़ है जो हम जो है वो मतलब फैक्टरिंग करते थे। ठीक है, तो वन लगाते थे। उसके बाद जो है वो मार्केट वेरिएंस से जो है ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट आता था, सबसे हाईएस्ट, वही हमारा कट ऑफ पॉइंट हो जाता था, जिसको हम सी स्टार भी बोलते हैं। उसके बाद हम सिक्योरिटी सेलेक्ट कैसे करते थे, कि जो ऐसे सिक्योरिटी को सिलेक्ट करते थे जिसका ट्रेनर रेशियो जो है वो कट ऑफ पॉइंट से ज़्यादा है। तो उसको हम जो है वो मतलब ऑप्टिमल पोर्टफोलियो में जो है वो इंक्लूड्स करते थे। और फिर हम अपन वेट्स निकाल लेते थे। वेट्स निकालना बड़ा आसान था, कि अनसिस्टमैटिक रिस्क को जो है वो एडजस्टमेंट कर देते। जो मतलब गैप था, गैप गैप इन द सेंस जो एक्सेस मतलब था ओवर द ट्रेनर रेशियो, कट ऑफ पॉइंट जो था, कट ऑफ पॉइंट और ट्रेनर रेशियो के बीच का जो डिफरेंस था, एक्सेस पार्ट, उसका जो है हम एडजस्टमेंट कर देते थे, बीटा डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ हम स्क्वायर नहीं करते, सिर्फ बीटा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो रेशियो आ जाता था, तो परसेंटेज बेस पे हम निकाल लेते थे। ठीक है, तो उसी बेस पे जो है मतलब एक क्वेश्चन था जो मतलब बनाने के लिए मैंने दिया था। तो उसका आंसर दरअसल ये निकल रहा है। ठीक है, ये आ रहा है, ट्रेनर रेशियो ये आएगा, और कट ऑफ पॉइंट जो है इतना आ रहा है। और इसमें बोल रहा, क्या क्या बोल रहा था इसमें जो है, बोल रहा था कि एक तो रैंकिंग करने के लिए, ठीक है, ट्रेनर रेशियो से, और कट ऑफ पॉइंट निकालने के लिए, और कौन कौन सा सिक्योरिटी इंक्लूड करना है ऑप्टिमल पोर्टफोलियो में, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो चलो इसको सोल्व भी करते हैं कि क्या कैसे क्या होगा। तो दिया है कि ये जनवरी 26 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसमें दिया है कि मतलब सिक्योरिटी दिया है, उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है। तो मैंने बोला था कि यही जो है वो आर मानो एक्सपेक्टेड रिटर्न। और अनसिस्टमैटिक रिस्क दिया है, ये जो है मैंने बोला था कि ये वेरिएंस फॉर्म में ही है। और ये बीटा दिया है, सबका इंडिविजुअली बीटा दिया है। और उसके बाद मार्केट वेरिएंस दिया हुआ है। ठीक है, ये मार्केट वेरिएंस दिया है, और ये रिस्क फ्री दिया हुआ है। तो पहला तो आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? पहला अगर हम बात करें, तो ट्रेनर रेशियो कैसे निकालते थे अपन? RP - RF डिवाइडेड बाय ट्रेनर मतलब बीटा। ठीक है, तो अपन निकालते थे ABCD, सबका निकाल लो। हाँ, कितना कितना दिया है? 5 - 7, बीटा दिया है 0.5। इसका क्या है? 25 - 7 डिवाइडेड बाय 2.5। ये दिया है 15 - 7 डिवाइडेड बाय 1। ये है
10/7 और बीटा दिया है 1.5 और इसका दिया है 20 पर तो 7 ही आया रिस्क फ्री और बीटा दिया है 1.8। तो इससे ट्रेनर रेशियो निकल जाएगा सबका। हमने क्या क्या किया, कुछ नहीं किया। ये इसमें जो है मतलब ये जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न सबका, इसमें जो है वो रिस्क फ्री जो है ये, इसको वो माइनस करा है और बीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 5 - 7 भागा 0.5, ये आ रहा है -4। 25 - 7 डिवाइडेड बाय 2.5, ये आ रहा है 7.2। 15 - 7 इसका आएगा 8। तो ये पॉइंट इसका आएगा 2। 20 - 7 1.8 इसका आएगा 7.22। तो अपन रैंकिंग कर देंगे। यही है ट्रेनर रेशियो, ठीक है। तो ये आएगा रैंक 1, ये आएगा रैंक 2। सिंस ये 3, ये 4, ये 5, तो ये तो आसानी से हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिया है कि 8, 7.22, 7.202 और उसके बाद -4, तो ऐसे करके रैंकिंग आ गया CEBD है। तो अपन भी अपना भी ऐसा है, आ रहा है CEBDA, ठीक है। उसके बाद ये तो निकल गया, ठीक है। उसके बाद अपन को निकालना है कट ऑफ पॉइंट। कट ऑफ पॉइंट अपन जानते हैं कि पहले CI निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो है सबसे जो हाईएस्ट आएगा उसको लेंगे। तो अपन दूसरा निकालते हैं, ठीक है। कट ऑफ पॉइंट अगर अपन निकाले, जिसको C* भी बोलते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ पॉइंट कैसे निकालते थे अपन, पहले रैंकिंग वाइज जो है वो लिख लेते थे सिक्योरिटी, ठीक है। तो कैसे लिखते थे, रैंकिंग वाइज देखे तो कैसे आ रहा है, अगर देखे तो पहले आ रहा है CE, उसके बाद आ रहा है B, उसके बाद आ रहा है D, उसके बाद A आ रहा है। इसका तो चलो निगेटिव ही आ रहा है, इसको तो छोड़ भी दोगे तो छोड़ ही दो, क्योंकि इसको तो लेना ही नहीं है, ठीक है। वैसे फिर भी लिखते हैं क्योंकि वहाँ तक तो आएगा ही नहीं, और जो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो पर निकालेंगे, ठीक है। वैसे तो इंक्लूड ही नहीं करना चाहिए उसको। CE, तो थोड़ा सा गैप दे के लिखते हैं, ठीक है। CEBDA, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते थे, रिस्क वेट निकालते थे, ठीक है। और रिस्क वेट कैसे निकालते थे, बीटा का स्क्वायर करते थे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो अनसिस्टमेटिक रिस्क जो ऑलरेडी दिया हुआ है, और उसके बाद अपन प्रोडक्ट निकालते थे। प्रोडक्ट कुछ नहीं, ट्रेनर रेशियो है ना, उसी में जो है वो रिस्क वेट से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो अपन बीटा का स्क्वायर अगर करें, बीटा कहाँ है, ये सारे बीटा ही है, 0.5, 2.5। तो एक का जो है वो लिख के दिखा देता हूँ, 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय अनसिस्टमेटिक रिस्क, ये है ना, ये जो दिया हुआ है, ये सारे अनसिस्टमेटिक रिस्क है, 25। 0.5 इंटू 0.5 25, ये आ रहा है 0.01। ऐसे ही करके सब लिख दो, ठीक है। 2.5, 2.5 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 20। इसके बाद आ रहा है 10, 10, 18। 1.5 इंटू 1.5
इसके बाद 1.8, 1.8 इंटू 1.8 भागा 18, यही था ना। अब सबका निकाल दो, रिस्क वेट निकल जाएगा। 2.5 इंटू 2.5, 0.3125, इसका तो 0.1 ही निकल जाएगा। 1.5 इंटू 1.5, इसका आ रहा है 0.225, 1.8 भागा 18, इसका आ गया 0.18। तो ट्रेनर रेशियो से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो रिस्क वेट निकाले अपन। ट्रेनर रेशियो तो अपन निकाला है हमने, ये सारा ट्रेनर रेशियो, ठीक है। तो सी का क्या है, ध्यान रखना कि क्योंकि ये ना ये रैंक वाइज है ना, बस एक चीज़ ध्यान रखना कि ये रैंक वाइज है, तो उल्टा पुल्टा मत ले लेना वरना मिस्टेक हो जाएगा। कि ऐसे मतलब ऊपर से -4 7.2 ऐसे करके ले लोगे तो दिक्कत होगा। तो सी का देखते हैं, सी का ये रहा ना, ये सी का है, ठीक है। तो अपन सी का यहाँ लिखेंगे। तो 8 इंटू 0.01, 8 इंटू 0.01, 0.08, ऐसे करके लिख दो सबका। उसके बाद ई का 7.22 इंटू 0.3125, इसका आएगा 2.2563, 25625 आ रहा है, तो उसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया। उसके बाद बी का आ रहा है 7.2 इंटू पॉइंट, इसका आ जाएगा 0.72। इसके बाद डी डी का आ रहा है 2, तो 2 इंटू 0.225, इसका आ गया 0.45। उसके बाद ए का तो नेगेटिव ही आ रहा है ना, 4 इंटू 0.1, 0.72। उसके बाद अपन क्या करते थे, क्यूमुलेटिव निकालते थे, ठीक है। क्यूमुलेटिव निकालो अपन प्रोडक्ट का, ये वाला प्रोडक्ट का। उसके बाद अपन करते थे क्यूमुलेटिव निकालते थे अपन रिस्क वेट का। यही करने के बाद तो डायरेक्ट अपन निकाल लेते थे सी आई, है ना। और सी आई कैसे निकालते थे, अगर ध्यान हो तो अपन करते थे मैंने बोला था कि ऐसे सोचना, रिटर्न डिवाइडेड बाय रिस्क, ऐसे करके से करना, बस फैक्टरिंग याद रखना। तो रिटर्न एक तरीके से यही है ना, ठीक है। तो अपन ने देखा था कि क्या था कि समेसन प्रोडक्ट का बस मार्केट वेरिएंस से जो है ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना होता था, और ये नीचे फैक्टरिंग करना पड़ता था, ठीक है। समेसन ऑफ अपन क्या करते थे, रिस्क वेट लगाते थे, ठीक है। फैक्टरिंग के लिए वन करते थे, और इसमें भी मार्केट वेरिएंस से मल्टीप्लाई करते थे, बस यही करना होता था, ठीक है। तो सी आई निकल जाता था। तो निकालते हैं अपन, पहले तो प्रोडक्ट का जो है वो क्यूमुलेटिव करते थे, तो यहाँ तो आ जाएगा 0.08, फिर 2.25625 प्लस 0.08, 2.23, 2.3363, यही आएगा ना। 2.3363 प्लस 0.72, ये आ जाएगा 3.0563 प्लस 0.45, ये आ जाएगा 3.5063 -0.72, ये आ जाएगा 2.7863, ठीक है।
अब रिस्क वेट का कर लेते हैं। रिस्क वेट का करना है तो 0.01 आएगा, ऐड करते जाओ। एंड 0 1 प्लस 0.3125, 0.3225 प्लस 0.1, तो 0.4225 प्लस 0.225, 0.6475 प्लस 0.18, 0.8275। ठीक है। देखो हमने क्या क्या करा कि प्रोडक्ट का समेसन करा, ये प्रोडक्ट रहा, और कुछ नहीं करा, हम ऐड करते गए कि ये आया, उसके बाद इन दोनों का समेसन, फिर इन तीनों का समेसन, फिर ये चारों का समेसन, फिर ये पूरे का समेसन। ऐसे ही रिस्क वेट का करा कि फिर ऐसे करके, ठीक है। फिर इसको भी ऐड कर लिया, फिर सारे को ऐड कर लिया, तो इस तरीके से तो अपन अब सी आई निकालते हैं। सी आई कैसे निकलता था कि 0.08, और मार्केट वेरिएंस कितना था, 25 था, ठीक है। 225। उसके बाद क्या करते थे अपन, 1 प्लस रिस्क वेट। रिस्क वेट क्या था, 0.01 इंटू 25, यही तो करते थे, ठीक है। तो निकालो कैसे, कितना आ रहा है, 0.08 इंटू 25, ये आ रहा है, तो डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, 0.01 इंटू 25 प्लस 1.25, 1.25, ये आ रहा है टू, होगा 1.25, ये आ रहा है 1.6, ठीक है। अब करो रिस्क वेट कितना, प्रोडक्ट कितना है, 2.336325, 1 प्लस रिस्क वेट कितना है, 0.3225 इंटू 25, ठीक है। तो 2.3363 इंटू 25, ये आ रहा 5.84075, 0.3225 इंटू 25 प्लस 1.3225 इंटू 25 प्लस 1, ये आ रहा 9.0625। ऊपर हमने कुछ गलत लिखा है क्या, 25, 25 इंटू 2.3363, ये आएगा 58.40, ये आएगा 58.4075, राइट, डिवाइडेड बाय 9.0625, ये आएगा तुम्हारा 6.4449645 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे अपन देखें तो थर्ड नंबर पे कैसे आएगा, थर्ड नंबर पे ये है प्रोडक्ट, तो 3.0563 इंटू 25, बट 1 प्लस इसका कितना है, 0.4225 इंटू 25, यही तो होगा थर्ड नंबर पे। ये कितना आ रहा है, 3.0563 इंटू 25, ये आ रहा है तुम्हारा 76.4075, 25 इंटू 4225 प्लस 1, ये आ रहा है 11.5625, कितना आएगा, 76.4075 डिवाइडेड बाय 11.5625, ये आ रहा है 6.61, 6.608 आ रहा है, ठीक है। 2162 ऐसे करके आ रहा है, तो राउंड अप कर दिया हमने। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर है 3.5063 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रिस्क वेट कितना है, 0.6475 इंटू 25,
तो इसको करेंगे तो कितना आएगा? 25 × 3.5063, ये आ रहा है 87.6575 हाँ, 25 × 0.6475 +1, ये आ रहा 17.18, 17.1875। तो 87.6575 डिवाइडेड बाय 17.1875, ये आ रहा है 5.1। तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है। अभी हमें यहाँ भी पता चल गया कि यहाँ जो है ना 6.60, ये सबसे हाईएस्ट आ रहा है ना, सी स्टार। दिस इज, आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो फॉल हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि इसीलिए कट ऑफ पॉइंट बराबर हाईएस्ट सी आई बराबर 6.608, ठीक है। तो कट ऑफ पॉइंट निकल गया। उसके बाद तीसरा क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए? कट ऑफ पॉइंट भी हमारा निकल गया, ठीक है। कितना आ रहा है? 6.608, ठीक है। 6.608 आ रहा है, ठीक है, कट ऑफ। उसके बाद बोल रहा है कि कौन कौन सा सिक्योरिटी को अपन को इंक्लूड करना है। तो अपन उस सिक्योरिटी को इंक्लूड करते थे। कट ऑफ पॉइंट से जो है, ऐसा ट्रेनर रेशियो जो कट ऑफ पॉइंट से ज़्यादा है, तो कट ऑफ पॉइंट आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है? 6.608 आ रहा है। तो इससे ऊपर अगर जिसका ट्रेनर रेशियो होगा ना, उसको अपन इंक्लूड कर लेंगे। तो रैंकिंग वाइज सी बी, अगर देखें सिक्योरिटी कौन कौन सा था, सी ई, इससे ऊपर किस किस का है? तो अगर देखोगे तो मतलब 6.608 से ना, ट्रेनर रेशियो एक तो इसका ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रेनर रेशियो नहीं लिखा ना। और ई का कितना है? 7.22, इसका भी ज़्यादा है, इसका भी ज़्यादा है, और इसका भी ज़्यादा है, बाकी का कम है ना। 1 सेकेंड रुको। एक तो इसका था 8, एक तो इसका था 7.22, और एक ये था। तीनों का ज़्यादा था ट्रेनर रेशियो से, मतलब कट ऑफ पॉइंट से ज़्यादा था, ठीक है। तो अपन को पता चल गया कि कौन कौन सा होगा, सी ई और बी। सी ई और बी, इसका ट्रेनर रेशियो कितना है? एक का था 8, एक का था 7.22, एक का था 7.20। तो इसको अपन इंक्लूड करेंगे, इसको भी अपन इंक्लूड करेंगे, इसको भी अपन इंक्लूड करेंगे, ठीक है। बाकी सबको एक्सक्लूड करेंगे। लिख ही लेते हैं ना। अब बच गया डी ए। डी ए एक्सक्लूड। इसका ट्रेनर रेशियो कितना था? 2 और -4, 2 और -4, ठीक है। तो यहाँ पे आके जो नया क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसको अपन इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सी ई और बी को यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। बोल रहा था किस किस को, तो यहाँ पे इसका ट्रेनर रेशियो आ रहा था, इसका आ रहा था, कट ऑफ पॉइंट आ रहा था 6.608, और इसमें जो है वो किस कौन कौन आ रहा था, सी ई और बी, ठीक है।
यहाँ पे खत्म हो रहा है, बट अपन अपन को एक और एक्स्ट्रा निकालना है। वेट्स। वेट्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 4 भी करते हैं। एग्जाम में पूछा नहीं गया, ये एडिशनल है। तो वेट्स अपन इसको कॉम्पोजिशन भी बोलते हैं, ठीक है, वेट्स या कॉम्पोजिशन। तो अपन वेट्स कैसे निकालते थे, तो पहले मतलब गैप निकालते थे। गैप कैसे निकालते थे, जो ट्रेनर रेशियो होता था उसमें अपन कट ऑफ पॉइंट। तो सिंस तीन है ना, सी, ई और बी है। एक का था 8, एक का था 7.22, एक का था 7.20। और कट ऑफ पॉइंट, कट ऑफ पॉइंट कितना निकल रहा था, 6.608। 608, 6.608, 6.608, ठीक है। तो 8 - 6.608, 1.392। 8 - 6.608, 7.22 -6.608, 0.612। 7.2 -6.60, 0.592। उसके बाद अपन वेट्स निकालते थे, राइट। और वेट्स में क्या करते थे अपन, सिस्टमैटिक रिस्क को एडजस्ट करते थे। तो हम कैसे निकालते थे वेट्स, अगर बात करें वेट्स कैसे निकालते थे। अपन कहते थे जो ये एक्सेस वाला है, मतलब जो गैप है, इसमें जो है वो बीटा से मल्टीप्लाई करते थे, और अनसिस्टमैटिक रिस्क को एडजस्ट करते थे। तो सी, सी, ई और बी, राइट। तो सी का गैप कितना है, 1.392। इसका कितना है, 0.612। इसका कितना है, 0.592, ठीक है। और इन तीनों का बीटा कितना है, सी ई बी का, सी ई बी का, सी ई बी। हाँ, सी का 1 है, बी का 2.5, 2.5, और इसका 1.8। और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या था, सी ई बी, सी ई, और ये रहा बी। तो 10, 10, 18, 20, 10, 18, 20, 10, 18, 20, ये था ना, 10, 18, 20, 10, 18, 20, ठीक है। तो अपन निकाल लेंगे कितना आएगा, इसका आएगा 0.1392। इसका कितना आएगा, 0.612 × 2.5 डिवाइडेड बाय 18। इसका आ रहा है 0.0892 × 1.8 डिवाइडेड बाय 20। इसका आ रहा है 0.05328। तो देखे तो अपन टोटल कितना आ रहा है, 0.1392 प्लस 0.085 प्लस 0.05328, ये आ रहा है 0.27748। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ये वेट है ना। तो इसका कितना आ जाएगा, 0.1392 डिवाइडेड बाय 0.27748, और परसेंटेज में निकाल दो। तो 0.1392 डिवाइडेड बाय 0.27748 × 100, ये आ रहा है 50.117 कर देता हूँ, राउंड ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। 17%, 0.085
0.2774 इंटू 100, ये आ जाएगा 0.05 328 डिवाइडेड बाई 0.2774 इंटू 100। तो सबका परसेंटेज निकाल, 0.085 डिवाइडेड बाई 0.2774 इंटू 100, यार 30.63%। तो इसको तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 100 - 50.17 माइनस 30.63, तो जो रिमेनिंग आएगा यही आ जाएगा ना, 100 - 50.17 माइनस 30.63, ये आ रहा है 19.20%। टोटल ये आ जाएगा 100%। ठीक है, 0.05 एक बार चेक कर लेते हैं, 328 डिवाइडेड बाई 0.2774 इंटू 100, हाँ इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो ये वेट्स भी आ गया। ठीक है, ये आ गए वेट्स सबका। तो सिंस जो है वो ये एडिशनल हमने निकाला, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था, टाइम टेकिंग था, और ये 8 मार्क्स का था। एक बार रिकैप करना करना चाहूँगा इसको, कि हमने क्या करा, कि बोल रहा था कि रैंकिंग करके जो है वो ट्रेनर रेशियो से रैंकिंग करो, तो हमने ट्रेनर रेशियो कैसे निकाला, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ था, रिस्क पे दिया हुआ था, तो इन दोनों को माइनस मतलब बीटा से डिवाइड कर दिया, जो इन दोनों के डिफरेंस से जो रिस्क प्रीमियम था। ठीक है, सबका ट्रेनर रेशियो निकल गया। ठीक है, उसके बाद हमने रैंकिंग कर दी, जो सबसे हाईएस्ट था उसका रैंक 1, उस हिसाब से सबका रैंकिंग कर दिया। ठीक है, और रैंक वाइज ये ध्यान रखना कि रैंकिंग वाइज जो है हमने रैंकिंग वाइज जो हमने जो है वो सबको लिख दिया। ठीक है, CEBDA इस तरीके से। उसके बाद हमने रिस्क वेट निकाल दिया, रिस्क वेट कुछ नहीं किया, बीटा स्क्वायर मतलब सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, इन दोनों को जो है वो रिस्क वेट निकाल लिया। ठीक है, और रिस्क वेट सबका निकल गया इंडिविजुअली इसका। उसके बाद जो है वो ट्रेनर रेशियो से हमने मल्टीप्लाई कर दिया रिस्क वेट का, तो इंडिविजुअली सबका आ गया प्रोडक्ट। फिर हमने क्या करा, क्यूमुलेटिव करा प्रोडक्ट का। ठीक है, सबका क्यूमुलेटिव करा, रिस्क वेट का क्यूमुलेटिव करा। उसके बाद हमने CI निकाला। CI निकालना बड़ा आसान था, मैंने बोला था प्रोडक्ट जो है ऐसे सोचना, रिटर्न डिवाइडेड बाय रिस्क सोचना, बस फैक्टरिंग कर देना, नीचे 1 लगा देना, तो कुछ नहीं करना था। मतलब क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट में जो है मतलब मार्केट वेरिएंस को मल्टीप्लाई करो, नीचे रिस्क वेट क्यूमुलेटिव रिस्क वेट को जो है मार्केट वेरिएंस से मल्टीप्लाई करो, +1 कर दो, तो निकल जाएगा सबका जो इंडिविजुअली निकल जाएगा, CI निकल जाएगा। तो जो सबसे हाईएस्ट CI होगा वही जो है वो कट ऑफ पॉइंट होगा। तो हमारा हाईएस्ट CI जो है वो यहाँ आके निकला था। ठीक है, तो ये हमारा कट ऑफ पॉइंट हो गया। कट ऑफ पॉइंट हमारा निकल के आ गया 6.608। उसके बाद मैंने बोला था कि जो उसी सिक्योरिटी को जो है वो इंक्लूड करना। ठीक है, जिसका मतलब ट्रेनर रेशियो कट ऑफ पॉइंट से ज़्यादा हो, तो उस हिसाब से मैंने देखा कि CE और B इन तीनों का जो है वो ट्रेनर मतलब कट ऑफ पॉइंट से जो है वो ज़्यादा था ट्रेनर रेशियो, तो इन तीनों को हमने इंक्लूड कर दिया, बाकी को एक्सक्लूड कर दिया। फिर हम वेट्स कैसे निकाले, तो सिंस ट्रेनर रेशियो ये था, और जो कट ऑफ पॉइंट था वो ये था, तो इन दोनों का गैप निकाल दिया। इन दोनों का गैप निकाल दिया, तो इंडिविजुअल इन दोनों का गैप आ गया, और तीनों गैप इसको जो है वो अनसिस्टमेटिक रिस्क हमने एडजस्टमेंट कर दी। बस ध्यान रखना यहाँ पर हमने स्क्वायर नहीं करा, सिर्फ बीटा लगाया इंडिविजुअल स्टॉक का। तो सबका जो है इंडिविजुअली वेट्स आ गया। तो सिंस इन्हीं तीनों का इंक्लूड करना है, तो इन तीनों का जो वेटेज जो आएगा वो 100% आएगा, तो उस हिसाब से रेशियो हमने निकाल लिया, तो इतना इतना रेशियो निकल, तो ये है आंसर। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे कि ये तो पिछले वाला था लास्ट क्वेश्चन का, और थ्योरी है कुछ, तो अपन थ्योरी डिस्कस करेंगे आज। वेट 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 वेट, यहाँ पे मैंने ना एक मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे क्या किया है कि बीटा और अनसिस्टमेटिक रिस्क ये जो है वो रैंक वाइज लेना था ना, CBDA का इंडिविजुअल जो रेस्पेक्टिव उसका है अपना अपना उसका लेना था, और वो मैंने गलती से जो है वो ABCD ऐसे लिख दिया है। ठीक है, ABCD करके लिख दिया है, जो कि गलत है। तो मैं फटाफट जो है इसको सारा हटाता हूँ, मिटाता हूँ, और फटाफट जो है इसको स्पीड में लिखता हूँ। ठीक है, तो एक मिस्टेक और होते हैं ना, कि क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होना मतलब समझ रहे हो ना, एक जगह कट ऑफ पॉइंट अगर मिस्टेक हुआ यहाँ पे एक भी मिस्टेक, तो आगे सारे ही मिस्टेक होंगे, तो सारा डिलीट किया है यहाँ पे। और अभी फिर से स्पीड में जो है अपन लिखेंगे, और
बस ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ रैंक वाइज आते हैं ना, तो ये ध्यान रखना कि हमेशा जो रैंक वाइज लिखना है, ठीक है। तो इसको फटाफट करता हूँ, रुक जाओ। तो सबका बीटा, जो अपना अपना बीटा होगा वो अपना अपना बीटा लिखना है। और जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होगा वो भी उसका जो अलग अलग सिक्योरिटी का अपना अपना जो होगा उसको वो लिखना है। और उस हिसाब से जो है फटाफट फटाफट जो है वो करते जाना है। तो क्योंकि यहाँ पे ये जो कट ऑफ पॉइंट होते हैं इन पे, यहाँ पे इनपुट लगते हैं, इनपुट जो है वो रैंक वाइज लिखना है, ठीक है। रैंक वाइज लिखना है, और जो है वो यहाँ पे जो है बीटा का स्क्वायर लिखना है, तो सबका अपना अपना बीटा लिख देना है। और अनसिस्टमेटिक रिस्क सबका अपना अपना लिख देना है। और ट्रेनर रेशियो सबका अपना अपना लिख देना है। बाकी क्योंकि ये तीन चीज़ इनपुट है यहाँ पे, बाकी सारा कैलकुलेशन है। तो ये फटाफट लिख दोगे, उसके बाद जो है कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है, बस क्योंकि इसी में सारा कैलकुलेशन फिट हो जाएगा। कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है कि बार बार की क्या है नहीं है। तो मेरे हिसाब से सारा इनपुट पहले ही लिख लोगे कि हाँ हाँ, ये इनपुट है, बीटा है, या सिस्टमेटिक रिस्क है सबका, ताकि मिस्टेक ना हो। और ट्रेनर रेशियो लिख लोगे कि हाँ इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। और वंस इनपुट लिख लोगे उसके बाद जो है फिर अपना कैलकुलेशन करते जाओगे स्पीड में, तो बड़ा ही आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना। तो अपन लिखते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट आ गया, उसके बाद इसको सम करेंगे, और फिर इसको वेट, एक सेकंड वेट वेट, मैं लिखता हूँ। मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा स्पीड अप कर दूंगा, ताकि जो है वो टाइम से वो, बाकी सारा कंसेप्ट वगैरह सब कुछ सेम ही है, ठीक है। सब कुछ सेम ही है, एज इट इज है वो। बस चेक की वजह से जो है वो ये जो है वो पार्ट बढ़ गया, ठीक है। बाकी सब कुछ जो है वो कंसेप्ट वाइज जैसे कैलकुलेशन करना है वैसे कैलकुलेशन करना है, सब कुछ सही आंसर आएगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको जो है वो प्रैक्टिस करना, एक दो बार कर लोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी है, मैं मानता हूँ। बाकी कोई भी फॉर्मूला वगैरह रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। और एक टेबल बनाने की जरूरत है कट ऑफ पॉइंट में, वो भी बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो फटाफट आंसर आ जाएगा। तो इसका कट ऑफ पॉइंट जो है वो 6.88 निकल के आ रहा है। ठीक है, और ये वेट्स हमने एडिशनल निकाला है। तो इसको MVP मार्क कर लोगे कि मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉब्लम्स, ठीक है। और सिंस हमने TY के 35 भी करा है, तो वो भी MVP आ गया। तो अपन देखते हैं, कंसेप्ट बुक में आते हैं। हाँ, ये कैपिटल मार्केट थ्योरी एक पेंडिंग है, इसको कराऊंगा। इसमें इसमें एक क्वेश्चन भी है, तो ये अभी फिलहाल के लिए पेंडिंग है, ठीक है। और 9 वीडियो हो गया, ये 10th वीडियो है, ठीक है। तो ये 10th है, और ये थ्योरी होगा। तो इसमें फॉर्मुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी अपन पढ़ेंगे, जिसमें एक्टिव और पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो ये 10th वीडियो है अपना, ये थ्योरी होगा, इंटरेस्टिंग है। और ये हम सब जानते हैं इसके बारे में कि क्या होता है एक्टिव और पैसिव, ठीक है। तो आते हैं देखते हैं।
तो अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें कि क्या क्या स्ट्रेटजी है, तो हमको पता है कि दो तरीके से मतलब पोर्टफोलियो को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। एक तो एक्टिवली और एक है पैसिवली। पैसिवली मतलब जो आप बना के छोड़ दो और वो जो है अच्छे से वेल डाइवर्सिफाइड रहेगा, और जैसे जैसे मार्केट रिएक्ट करेगा उस हिसाब से आपका जो है पोर्टफोलियो भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। और दूसरा है कि उसमें कोई मतलब एफर्ट्स नहीं लगता, एक बार एफर्ट्स लगता है उसके बाद कुछ नहीं। बट एक्टिवली जो है, एक्टिव वाले में है उसमें एफर्ट्स लगते हैं। उसमें एफर्ट्स इसलिए लगते हैं कि हम जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो आइडेंटिफाई करते रहते हैं और उसके बाद हम इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में। उसका रीज़न है कि हमें जो चाहिए ना, वो ये होता है कि मेन होता है कि हम जो मार्केट को बीट कर सके, ठीक है। मार्केट से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करें, ठीक है। और परफॉर्म करें, ठीक है, बेंचमार्क। क्यों, उसका भी रीज़न है। मार्केट जो है वो, जैसे ये मार्केट है, ठीक है, तो गिरता भी है मार्केट, ठीक है, ऐसे करके उठता है ऐसे करके, और यहाँ से चला है। मान के चलो कोई स्टॉक है, ठीक है, कोई स्टॉक है और मान के चलो जिसका प्राइस 45 है, ओके। या रियल एग्जांपल लेते हैं, रुक जाओ, एकदम रियल एग्जांपल लेते हैं। जब मैंने देखा था 25 था एक स्टॉक का प्राइस जो है, वो स्टॉक 25 था। और जहाँ तक मुझे याद है वो स्टॉक था, शायद 2021 की बात है, ठीक है। 2021 की बात है, और ये स्टॉक था तुम्हारा ट्राइडेंट था, ठीक है, ट्राइडेंट था। तो 25 पे मैंने परचेज करा था 2021 में, और शायद सितंबर अक्टूबर के आसपास का था, 25 पे था। उसके बाद ये बहुत बूस्ट हुआ, ठीक है, ऐसे करके बूस्ट हुआ, और शायद हाईएस्ट टच करा था, आई थिंक 60 पे टच करा था, ठीक है, 60 पे टच करा था। और उसके बाद जो है वो गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया, ऐसे करके उठता गया गिरता गया गिरता गया, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है वो 24 या 25 पे आ गया, ठीक है। अभी जो है वो शायद 28 पे है, सिंस आज मार्केट जो है वो उठा है, क्योंकि ये वो ट्रम्प के ट्वीट से। तो आज अभी करंट प्राइस जो है 18 है, और ये 2026 चल रहा है, ठीक है। 2026 चल रहा है, और समझ रहे हो मतलब 5 साल में रिटर्न कितना जनरेट करके दिया है, मतलब 25 से मतलब 28 आया है, ठीक है, 28 आया है ये 5 साल में। तो अगर हम मतलब ऐसे ही मतलब बना के छोड़ दे कुछ, मतलब एक्टिवली मतलब उसमें कुछ ना करे कि हाँ ठीक है बना के छोड़ दिया देखते हैं कितना आएगा, तो रिटर्न एक तरीके से देखा जाए तो कितना आया है, 3/25 इंटू 100। तो 3/25 इंटू 100 मतलब 5 साल में 12%, 12%, ऑलमोस्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। और सिंस ये 28 तो हुआ है कि आज ये 18 शायद 18-19% कि 17-18% ये उठा है, तब जाके हुआ है, वरना तो लॉस में ही था, 24 के आसपास था, ठीक है, लॉस पे ही था। तो ये है, होता है। बट इसमें भी बहुत लोगों ने मतलब अच्छा खासा कमाया होगा, अर्न किया होगा। किसने कमाया होगा, जो ना मतलब जब ये मान के चलो उठा होगा, मान के चलो ये 40 पे आया, ठीक है, 45 पे आया, फिर यहाँ पे जो है वो 30 पे आ गया, फिर जो यहाँ पे है वो फिर मतलब 40 पे आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे जो है वो 35 पे आ गया, फिर यहाँ पे 60 पे आ गया। तो उसने मतलब बहुत कमाया होगा एक्टिवली, ठीक है, अच्छा खासा कमाया होगा। जो जिसने 25 पे परचेज करा था, जैसे मैंने 25 पे परचेज करा था और मैंने शायद 30 पे बेच दिया था, 30 पे मैंने सेल कर दिया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने बाय करा था और सेल कर दिया था 30 पे। उसके बाद उठ गया तो थोड़ा सा दुख हुआ कि हाँ, बेच क्यों दिया, ठीक है। तो उसने कमाया होगा, कैसे कमाया होगा कि 25 पे खरीदा होगा, ठीक है, और 45 पे आके यहाँ पे आके बेच दिया होगा, ठीक है। और ये तब पता चलता है, होता है ना कि मार्केट का मूवमेंट पता चल जाता है कि हाँ कहाँ जाने वाला है, एग्जैक्टली तो पता नहीं चलता पर भी आइडिया आ जाता है, ठीक है। और जैसे ही मार्केट गिरे, अब गिर रहा है तो ठीक है, क्योंकि मार्केट करेक्ट हुआ है, तो वहाँ पे आके जो है वो फिर से बाय कर दो। यहाँ पे सेल कर लिया, फिर मार्केट करेक्ट हुआ, फिर मतलब हमने बाय कर लिया, फिर पता है कि वो उठेगा ही उठेगा, फिर उठा, फिर हमने यहाँ पे सेल कर दिया, फिर मार्केट करेक्ट हुआ, फिर हमने क्या किया, बाय किया, ऐसे करके। तो उसने अच्छा खासा जनरेट किया होगा, उसने एक बेंचमार्क जो है उसको परफॉर्म मतलब बीट कर दिया, मार्केट को बीट किया, मतलब ये स्टॉक को बीट किया। तो ये बहुत सारे स्टॉक है, मैं तो एक एग्जांपल लिया हूँ ना, ये तो बहुत सारे हो सकते हैं। ये पूरे जैसे अब मार्केट मार्केट अगर बात करें तो मार्केट कौन कौन सा होता है, फॉर एग्जांपल जो है वो सेंसेक्स है या निफ्टी है,
निफ्टी 50, ये मार्केट हो गया। इसमें बहुत सारे होते हैं स्टॉक। ठीक है। तो ये दरअसल तो मेरे को ये एक्टिवली वाला पसंद है, और जो है वो एक्टिवली, जो ये एक्टिव स्ट्रेटजी होता है ना, वो बेस्ट होता है कि आप जो है वो मार्केट को बीट करें। ये इसमें आपको फुल टाइम देना पड़ेगा, आपको जो है वो काफ़ी अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा इस पे। तो इसमें क्या क्या मतलब आपके स्किल्स लगेंगे, ठीक है। स्किल आपका यूज होता है वो कंटिन्यूस, आप रिसर्च करते रहते हो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, उसका बैलेंस शीट देखना, उसका मतलब फंडामेंटल देखना, न्यूज़ देखना, ठीक है। उसके बाद मतलब अगर मिस प्राइस्ड है, मिस प्राइस्ड मतलब हमें मतलब अगर लग रहा है कि मार्केट करेक्ट हुआ है, अब उठेगा तो हम बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब हम खोजते हैं कि मिस प्राइस्ड है स्टॉक है, तो उसको हम मतलब फाइंड करते हैं और उस पर अपन बेट लगाते हैं, मतलब खरीदते हैं और उसको मतलब ट्रेड करते हैं। और कंटिन्यूसली कंस्टेंटली हम जो है बाई सेल करते हैं, इकोनॉमिक फोरकास्ट, कंपनी का परफॉर्मेंस, मार्केट ट्रेंड्स, ये सब देख के, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो, बाई सेल बाई सेल बाई सेल कंटिन्यूसली होता रहता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो फंड मैनेजर होते हैं ना, वो चार प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करता है, ताकि जो है वो बेटर जनरेट मतलब रिटर्न जनरेट कर सके मार्केट से, ठीक है। तो उसका चार कौन कौन सा है, एक तो है उसका मार्केट टाइमिंग। मार्केट टाइमिंग का मतलब होता है कि हम कब इन्वेस्ट करें, ठीक है। कब हमें पता चलेगा कि हम इन्वेस्ट करें, कि किसी कोई शेयर्स में अपन मतलब समझ रहे हो कि पैसे लगाए, कौन कौन से मतलब कब लगाएं। तो हमें प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि फ्यूचर मूवमेंट क्या होता है। जैसे हमने दो चीज़ पढ़ा था ना, कि एक तो फंडामेंटल पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था फंडामेंटल, ठीक है। और दूसरा अपन पढ़ा था जो मतलब मार्केट मूवमेंट होते हैं उसका, उसको क्या बोलते हैं यार, भूल गया मैं। एक सेकंड, बोलना तो नहीं चाहिए था। एक सेकंड। हाँ, एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें एक स्टॉक का मूवमेंट देखते थे, ठीक है। तो अपन एक तो फंडामेंटल एनालिसिस देखते थे और एक टेक्निकल एनालिसिस। जिसमें फंडामेंटल में अपन कंपनी का स्ट्रेंथ देखते थे कि कैसा मतलब किस तरीके से उसका इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह कैसा है। टेक्निकल एनालिसिस में हम फोरकास्ट करते थे कि फ्यूचर मूवमेंट क्या होगा। तो उसी तरह का बोल रहा है कि आप ना प्रेडिक्ट करोगे कि मतलब फ्यूचर में कैसे होने वाला है, ठीक है। और उस हिसाब से आप जब पीक पे होगा, कोई शेयर्स पीक पे होगा तो वहाँ पे आप बेच दो, और जो है जब बॉटम पे आए वहाँ पे सेल कर दो, मतलब बाई कर लो, सॉरी। तो जैसे मैंने ये बताया ना, एग्जैक्ट वैसे ही कि मतलब हम जो है वो जब बॉटम पे होता है तब हम अपन सेल मतलब बाई करते हैं, जब पीक पे आता है तो अपन सेल करते हैं। तो क्या होता है ना, अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। जैसे हमने 25 पे बाय करा और उसके बाद आके हमने 45 पे सेल कर दिया, तो देख रहे हो तो 20 का जो है वो प्रॉफिट तो यहीं से जनरेट करके आ रहा है। और उसके बाद जो है वो अपन जब 30 पे आया, बॉटम पे आया, फिर हमने बाई कर लिया, और फिर जो है हमने 40 पे आके सेल कर दिया। तो 10 का मतलब रिटर्न यहाँ भी जनरेट करके हो गया। फिर गिरा, मार्केट करेक्ट हुआ, 35 पे आया, फिर हमने बाई कर लिया, उसके बाद 60 पे फिर हमने यहाँ पे आके सेल कर दी। तो यहाँ से तो इस तरीके से जो है वो मार्जिन जनरेट किया जाता है कंटिन्यूसली, जो है वो बाई सेल बाई सेल बाई सेल करके। तो ये बोल रहा है कि आप प्रेडिक्ट करो फ्यूचर को, मतलब क्या मार्केट का मूव होगा, ठीक है। और जो है आप बॉटम पे जो है, जब नीचे आए शेयर्स तब आप बाई करो, और जब पीक पे आए तब सेल करो। तो ये बोल रहा है कि कब इन्वेस्टमेंट करना है, टाइमिंग क्या होगा इसका, ठीक है। तो टाइमिंग की बात करते हैं कि कब, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि सेक्टर रोटेशन। सेक्टर रोटेशन होता है कि भाई ठीक है, मतलब हमें पता चल गया कि कब करना है, कि एक चीज़ तो पता चलेगा कि जो बॉटम पे होगा तब बाय करेंगे, जब पीक पे होगा तब सेल करेंगे। तो अब जो है किस सेक्टर में हम परफॉर्म मतलब किस सेक्टर में हम इन्वेस्ट करें। इतने सारे सेक्टर है, मतलब मेटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एफएमसीजी, इतने सारे सेक्टर है, ढेरों है। तो कौन से सेक्टर में हम इन्वेस्ट करें। तो ये बोलते हैं कि ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करो ना जो मतलब परफॉर्म अच्छा खासा परफॉर्म करे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बजट आता है ना, तो बजट आने से पहले ना लोग ऐसे अनुमान लगाते हैं कि किस मतलब किस सेक्टर पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा इस बजट में। और जिस मतलब सेक्टर पे ज़्यादा जोर दिया जाता है तो वो बड़ा ही मतलब जब बजट आता है तो वो सेक्टर जो है, वो पर्टिकुलर सेक्टर ना बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, परफॉर्म करता है, अच्छा खासा उसका जो रिटर्न जनरेट करके देता है, ठीक है।
तो फॉर एग्जांपल जो है, जब बजट आता है तो मतलब अगर जो है डिफेंस सेक्टर पे ज़्यादा मतलब एलोकेट किया जाता है, तो देखोगे डिफेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा जो बूस्ट करता है। जैसे मतलब बजट आया था तो रेलवे सेक्टर इतना ज़्यादा मतलब बूस्ट करा था कि जो मतलब 25-30 का जो शेयर प्राइस था, जो एक 150 और 125 का शेयर था, वो जो है वो मतलब 400-500 पे मतलब ट्रेड कर रहा था। इतना ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हो गया था, इतना ज़्यादा वो पंपिंग डंपिंग वाला। उसके बाद जो फॉल करा है मार्केट, वो हम सब ने देखा है, ठीक है। तो रेलवे सेक्टर, रेल इतना ज़्यादा बूस्ट करा था, और रेलवे के साथ साथ डिफेंस डिफेंस सेक्टर भी बहुत ज़्यादा बूम करा था, जिसमें HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक करके था, और रेलवे वाले तो कई सारे सेक्टर है। तो ये बोल रहा है कि आप ऐसे सेक्टर पे जैसे आपने मान के चलो, आपने सेक्टर FMCG पे पैसे लगाया था, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि FMCG तो ठीक है, FMCG तो ऐसे ही चलता रहेगा, बट अपकमिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि IT सेक्टर बहुत बूस्ट करेगा। तो आप ना, आप इस सेक्टर पे जो लगा रहे हो ना, आप अपना मनी मतलब पैसे को शिफ्ट कर दो, इस सेक्टर पे लगा दो, इस पे ज़्यादा पैसे लगाओ इस सेक्टर पे, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये अच्छा खासा परफॉर्म करेगा इसके रिस्पेक्टिव में, ठीक है। इसके कंपैरिजन में ये बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म करेगा, तो आप उस सेक्टर में लगाओगे ना जिस सेक्टर में ज़्यादा परफॉर्म कर रहा होगा। तो ये बोल रहा है कि आप ऐसे सेक्टर में पैसा लगाओ जिसमें आपको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं सेक्टर रोटेशन। उसके बाद देखते आता है कि सिक्योरिटी सिलेक्शन, जिसको अपन स्टॉक पिकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि जो मान के चलो, हमें पता चल गया कि हमें IT सेक्टर में पैसे लगाने हैं, ठीक है। अब IT सेक्टर में तो पैसे लगाने हैं, IT सेक्टर में इतने सारे कंपनीज वगैरह है, अब कौन सा स्टॉक ले, ठीक है। अब कैसा स्टॉक ले, हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक ले। तो यहाँ पे अब आता है सिक्योरिटी एनालिसिस, जो हमने पढ़ा था। सिक्योरिटी एनालिसिस में अपन क्या पढ़ा था, वही फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल आप देखो कि कौन सा अंडर वैल्यूड है, इंट्रिंसिक वैल्यू उसका क्या है। आप कंपनी के बारे में पढ़ो, उसके बारे में जानो, उसके मैनेजमेंट क्या है, मतलब उसका स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। वीकनेस क्या है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, सोट एनालिसिस देखो क्या क्या है, उसके बाद क्या पोटेंशियल है उस कंपनी में, ऐसे देखो। और उस हिसाब से जो है वो देखो, अगर मिस प्राइस्ड है, मतलब अंडर वैल्यूड है, तो उसको आप पिक करो, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू वैल्यू देखो, तो ये बताता है सिक्योरिटी सिलेक्शन है, स्टॉक पिकिंग, आप कौन से सिक्योरिटी सेलेक्ट करोगे उस सेक्टर में। उसके बाद बोलते हैं कि यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट। तो ये क्या होता है, ये दरअसल ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि अल्फा अल्फा, जैसे हमने ऑलरेडी देख लिया कि जो मतलब एक्सेस रिटर्न होता है ना, वही जो एक्चुअल और एक्सपेक्टेशन के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसी को बोलते हैं अल्फा। तो बोल रहा है कि आप कुछ कुछ है कि पॉपुलर पॉपुलर स्पेशलाइज कॉन्सेप्ट है कि मतलब ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको आइडिया देगा कि मतलब आपको कौन से सेक्टर में कहाँ पैसे लगाने हैं, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, ये सब चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ स्टॉक, आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करो जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। जो अच्छा खासा मतलब फास्टर ग्रो करता है, जैसे आपको लग रहा है कि टेक सेक्टर या स्टार्टअप, ठीक है, और ये ज़्यादा स्पीड में ग्रो कर रहा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करो। उसके बाद बोलता है नेग्लेक्टेड या आउट ऑफ फेवर। ये क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे मतलब कंपनी के स्टॉक मतलब कंपनी होते हैं जिसको ना लोग ना इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, इग्नोर कर देते हैं। और उसमें पोटेंशियल होता है, लेकिन वो होता है ना कि क्योंकि लोग जो है उसी में इन्वेस्ट करते हैं जो ट्रेंड कर रहा होता है, ठीक है। लोग ज़्यादा उस पर बेट लगाते हैं, जो मतलब फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन खोल रहे हैं, मतलब मान के चलो ग्रो या कुछ ऐसा एप्लीकेशन है, वो खोलते हैं, तो जो सबसे टॉप पे होता है ना, तो लोग देखते हैं कि अच्छा ये ट्रेंड कर रहा है, तो उस पर बेट लगाते हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे तो ऐसे स्टॉक हैं जो ऐसे मतलब लोग इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। जो अंडर वैल्यूड है, लोग इग्नोर कर रहे हैं, उस पर अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो बाद में जाके फूटेगा। तभी हमें 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 कैसे पता चलता है कि अरे अभी 1 लाख लगाया होता तो 45 लाख हो जाता, 70 लाख हो जाता, 10 करोड़ हो जाता, ठीक है। 10 साल पहले अगर इस स्टॉक में लगाता तो आज 1 लाख लगाता तो 15 करोड़ हो जाता। तो वही होता है कि जो लोग पहले जो है वो इग्नोर कर रहे होते हैं ना, तो उस पे वैल्यू इन्वेस्टिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जिसको लोग इग्नोर इग्नोर कर रहे हैं ना, आप उस पे लगाओ, ऐसे स्टॉक को बाई करो कि 10 साल के बाद जब फूटेगा तो ऐसा लगेगा कि अरे 10 साल पहले हम लगाया होता तो इतने पैसे खाते। तो ऐसे उस स्टॉक को आइडेंटिफाई करो। दूसरा तीसरा आता है कि एसेट स्टॉक। आप ऐसे कंपनी को मतलब पिक करो जिसके पास एसेट बहुत ज़्यादा है,
और वो एसेट का बहुत ज़्यादा, वो कैसे पता चलेगा? उसके बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में पता चलेगा कि कितने उसके एसेट है, पीपी क्या क्या पीपी है, ठीक है। उससे पता चलेगा कि उसके रियल एसेट क्या क्या है, ठीक है। फिजिकल टेंजिबल एसेट कितने हैं, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू क्या होती है कुछ एक तरीके से, ठीक है। आप टेंजिबल एसेट देखो कि फिजिकल फॉर्म में कितना एसेट है, ठीक है। रियल एस्टेट में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, गोल्ड क्या है, ये सब चीज़ देखो आप, ठीक है। तो आप एसेट वाइज उसको स्टॉक पिकिंग, मतलब स्टॉक को पिक कर सकते हो। उसके बाद बोल रहे हैं साइक्लिकल स्टॉक्स। बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं जो मतलब सीजनल टाइप होते हैं, ठीक है। सीजनल टाइप इन द सेंस कि वो ना, वो मतलब एक होता है ना कि सीजन होता है कि इस सीजन में वो बूम करता है, ठीक है। तो आप मतलब इकोनॉमी देखो कि कैसा इकोनॉमी है, ठीक है। आप थोड़ा सा रिसर्च करो, मार्केट का इंफॉर्मेशन, न्यूज ऐसे करके, उसके बाद जो है वो उस स्टॉक को पिक करो। तो इससे एडवांटेज क्या होगा? तो एडवांटेज अगर देखें तो लिवरेज टैलेंट। तो ये बोल रहे हैं कि लिवरेज टैलेंट बोल रहा है कि ये होता है कि आप ना ऐसे मतलब स्टॉक को पिक करो, ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक जिसमें आपको जो है नॉलेज बहुत अच्छा है आपका, और उसके प्रति आप मतलब बहुत ज़्यादा जानते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे जो है वो ऑयल सेक्टर वाले मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। ऑयल सेक्टर वाले और पीएसयू के स्टॉक। तो जैसे हम करते हैं ना कि वॉच लिस्ट में डालते हैं, वॉच लिस्ट में डालते रहते हैं कि हाँ ये चीज़ है, ये है। हम थोड़ा सा मतलब रिसर्च करते हैं और वॉच लिस्ट में डालते जाते हैं कि ये स्टॉक को, ठीक है। और जिसमें और कुछ कुछ स्टॉक ये वो होते हैं कि हमारे फेवरेट होते हैं। जैसे कुछ कुछ स्टॉक मेरे हैं जो फेवरेट हैं, जैसे मतलब ऑयल सेक्टर के जो है वो कुछ कुछ ऑयल सेक्टर के स्टॉक है जो मेरे फेवरेट है। कुछ कुछ पीएसयू जो है जो मेरे फेवरेट है। तो जब भी इन्वेस्ट करना होता है तो हम उसी मतलब उसी स्टॉक पे लगाते हैं, क्योंकि हम उस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे होते हैं, ऑलरेडी करे होते हैं या कर रहे होते हैं, या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो ये बोल रहा है कि आप ऐसे मतलब इससे ये होगा कि इससे मतलब क्योंकि आपने सिंस उतना उतना टाइम दिया है उतना, ठीक है, आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो एक तरीके से वो साइकोलॉजिकल जो है फिलॉसफी वो काम करता है, ठीक है। तो उसके बाद वो बोल रहा है कि नो डिस्ट्रैक्शंस। आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो कि कौन सा स्टॉक पिक करना है, ठीक है, कौन सा अभी ट्रेंड कर रहा है, कौन सा हॉट मतलब हॉट टिप इन द सेंस होता है कि कौन सा मतलब ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। और कौन सा जो है वो अभी धूम मचा रहा है, जिसमें बहुत सारे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। तो ऐसे आप उधर टाइम अपन मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे। अपन ने वॉच लिस्ट में डाल रखा है कि बहुत सारा स्टॉक, ठीक है। और अपन देखते हैं कि कौन, हाँ, फिर भी जब बाय करते रहते हैं तो बाय करने लगते हैं तो अपन देखते हैं कि वॉच लिस्ट में जाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक जो है, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि वॉच लिस्ट में हमने डाला और कुछ स्टॉक जो है वो बूम कर गया, कुछ जो है फॉल कर गया, तो देखते हैं कि अपन क्या उस प्राइस पे लेने लेने मतलब ले सकते हैं कि नहीं, मतलब लेना सही रहेगा कि नहीं, वर्थ इट रहेगा कि नहीं। अगर देख अगर देखते हैं कि वो जो है गिर गया, जितना हम हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हम मतलब इस प्राइस पे आएगा तो हम ले लेंगे, उससे नीचे गिरा है तो हमें पता चल गया कि चलो ठीक है ये ले लेते हैं। अगर कुछ स्टॉक हमें ये पता चला कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा मतलब ऑलरेडी जो है वो ऊपर चला गया, तो अभी लेना सही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जब सिल्वर मतलब 270 पे था, 170 पे था, तो वो पीक पे था, ठीक है। तो बहुत लोग ये सोच रहा था ले कि ना ले, ठीक है। तो 170 पे आके फिर ऐसे क्रैश कर गया सिल्वर, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है इतना ज़्यादा बूस्ट करा, इतना ज़्यादा बूस्ट करा कि 400 टच करने लगा, ठीक है। और फिर वहाँ से फॉल करने लगा। तो और इन द सेंस ये होता है कि आप देखो कि वो क्या ओवर वैल्यूड तो नहीं है, ठीक है। मतलब ये सही प्राइस है कि लेने के लिए है कि नहीं है, आप ऐसा देखो। और उस हिसाब से अपन मतलब देखते हैं कि हाँ, क्योंकि इतने सारे स्टॉक लिस्टेड है ना स्टॉक एक्सचेंज में, इतने सारे स्टॉक लिस्टेड है कि पता 7,000 के आसपास है शायद, या उससे भी ज़्यादा। इतने सारे स्टॉक लिस्टेड है, तो अपन उतना टाइम है नहीं अपने पास कि एक एक स्टॉक को जो है वो ऐसे करके मतलब देखे। तो अपन वो फिल्टर कर देते हैं कि वॉच लिस्ट में डालते हैं अपन, और उसी को देखते हैं। तो उससे ये होता है कि सिंस हम उसी पे ज़्यादा टाइम देते हैं, उसी पे जो है ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, उसी पे ज़्यादा रिसर्च करते हैं, तो एक तरीके के एक्सपर्ट वाला नॉलेज हो जाता है उस पार्टिकुलर निश बोलते हैं कि उस पार्टिकुलर सेक्टर हो सकता है या थीम हो सकता है, ठीक है। तो ये है एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। पैसिव में क्या है? पैसिव में तो कुछ नहीं होता है, डू नथिंग स्ट्रेटजीज को बोल सकते हैं कि बाय एंड होल्ड। आपने एक बार खरीद लिया, उसको होल्ड करते रहो, कुछ नहीं करना। आप ये एज्यूम कर लो कि मार्केट एफिशिएंट है, जो हो रहा है एकदम सही हो रहा है, जो हो रहा है एकदम सही हो रहा है, और आप जो है वो बीट ही नहीं कर सकते। मार्केट इतना एफिशिएंट है कि आप बीट नहीं कर सकते। और ये तब होता है, जनरली तब होता है कि मतलब
एक तरीके से ऐसे ऐसे मार्केट चलता ही रहता है, एफिशिएंट है इतना मार्केट। अगर थोड़ा सा गिरेगा भी तो फिर थोड़ा सा वो करेक्ट होके फिर ऐसे करके चलेगा। तो कभी मार्केट इतना ज़्यादा एफिशिएंट है कि लोग सोचते हैं कि नहीं, ये तो कभी ऐसे होगा ही नहीं, ये चलता जाएगा, एकदम चलता ही जाएगा। मार्केट जो है वो एफिशिएंट है, ठीक है, और आप बीट नहीं कर सकते, ठीक है, डिफिकल्ट टू बीट, ठीक है। तो आप वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जैसे निफ्टी 50 इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो अगर मार्केट है 10% से ऊपर जा रहा है तो आपका पोर्टफोलियो भी 10% से ऊपर जाएगा, क्योंकि डिटो जो है वो कॉपी पेस्ट किया हुआ है कि निफ्टी 50 का एलोकेशन। जैसे इंडेक्स फंड होते हैं ना, बहुत सारे इंडेक्स फंड होते हैं, इंडेक्स फंड होते हैं, म्यूचुअल म्यूचुअल फंड होते हैं ना, म्यूचुअल फंड। तो वो कॉपी पेस्ट करते हैं ना, कुछ कुछ इंडेक्स फंड कॉपी पेस्ट कर देते हैं। निफ्टी 50 है, उसी को कर देते हैं। तो थोड़ा सा हमारे मतलब थोड़ा सा एरर होता है, जिसको ट्रैकिंग एरर भी बोलते हैं, वो म्यूचुअल फंड में अपन पढ़ेंगे। ट्रैकिंग एरर बोलते हैं कि एग्जैक्टली जैसे ये अगर 10% से ऊपर गया तो एग्जैक्टली ये 10% से नहीं आता है, ट्रैकिंग एरर की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। बट हाँ, काफ़ी क्लोज रहता है, जो निफ्टी 50 है उससे काफ़ी क्लोज रहता है। तो इंडेक्स फंड तो उसी तरह उसको बोलते हैं पैसे पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। आप कुछ नहीं, आप बाय होल्ड, आप खरीद लो और होल्ड करते रहो। आपको कंटिन्यूसली जो है वो आपको रिटर्न मिलता रहेगा, जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा वैसे वैसे आपको रिटर्न जनरेट करके देगा। तो यही था जो मतलब था, थ्योरी कुछ था। तो बस उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट जिसमें प्रैक्टिकल भी है। बट पर्सनली जो है वो एक्टिव एक्टिव स्ट्रेटजी है, वो जो है वो बेस्ट है यार। तो सिंस होमवर्क देखता हूँ, अगर होगा कुछ तो दे देंगे। ये तो हमने देख लिया ना, ये हमने सोल्व कर लिया ऑलरेडी। सिंस हमने कुछ अभी प्रैक्टिकल जो है वो मतलब अपन थ्योरी वाला ही टच करें ना, तो बट कुछ एक दो क्वेश्चन देना जरूरी है, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये ये बनाना, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, बीटा निकालना है, ठीक है, बीटा निकालना है। और पढ़ाई आसान है। ये जो है वो मतलब कंपनी है, और ये मार्केट है। और मैंने बोला था कि मार्केट मतलब स्टॉक का रिटर्न कैसे निकालते हैं, स्टॉक का रिटर्न कैसे निकालते हैं, डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट होता है वो। तो उससे तुम्हारा निकल जाएगा। तो जैसे ये है कि 242 से 279 आएगा, तो यहाँ से कैपिटल गेन निकल जाएगा कि कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और उस हिसाब से जो निकल जाएगा, मतलब 25 रुपया मिला है ना, तो डिविडेंड भी मिला है, डिविडेंड पर शेयर, तो रिटर्न निकल जाएगा 2002 का नहीं निकल सकता है, क्योंकि पीछे नहीं है, तो मोर डिफरेंस निकल के नहीं आएगा। तो दो का तो छोड़ दो, दो का छोड़ दो, ये है ना, इसका छोड़ दो। बट 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे करके तो निकल सकता है, ठीक है। तो वो निकल जाएगा, तो स्टॉक का रिटर्न निकल जाएगा। मार्केट का रिटर्न कैसे निकलेगा, तो ये इंडेक्स है, ठीक है। तो ये इंडेक्स है, तो इंडेक्स है, तो इंडेक्स भी तो ये मूव कर रहा है ना, तो उससे निकल जाएगा, तो इससे परसेंटेज निकल जाएगा। और यील्ड परसेंट दिया है, डिविडेंड यील्ड जो होता है ना वो मार्केट की मतलब मार्केट प्राइस पे होता है। तो सिंस परसेंटेज में ऑलरेडी दिया, तो इसका परसेंटेज निकालना प्लस कर देना, तो ये टोटल में आ जाएगा। ये आरएफ है, ठीक है, आरएफ का कोई यूज होगा नहीं। तो जो मतलब स्टॉक का रिटर्न आएगा और मार्केट का रिटर्न आएगा, तो कोवेरिएंस निकाल देना स्टॉक और मार्केट का। और बीटा निकालने के लिए बोल रहा है, तो वेरिएंस ऑफ मार्केट, तो बीटा निकल जाएगा, ठीक है। ए डिटो कॉपी पेस्ट है, तो इसको छोड़ दो, तो ये कर सकते हो। तो क्वेश्चन 22 और देखता हूँ। एक ये भी ट्राई करना, इसका भी बीटा निकालने के लिए। 3 साल का है, 7, 8, 9, ठीक है। और मार्केट का परसेंट दिया है, कंपनी ए का परसेंट दिया है, कंपनी बी का परसेंट दिया है, और बोल रहे बीटा निकालने के लिए कंपनी ए का और कंपनी बी का। ये भी आराम से निकल जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। भी कंपनी ए का कैसे निकलेगा, को वेरिएंस निकालोगे, मतलब स्टॉक ए और मतलब मार्केट का, उसके बाद वेरिएंस मार्केट का कर दोगे। और बी का कैसे निकलेगा, को वेरिएंस जो है वो कंपनी बी और उसमें जो है वेरिएंस ऑफ मार्केट कर दोगे, तो बीटा निकल जाएगा। ये भी आसान है। कैरेक्टरिस्टिक लाइंस मैंने नहीं अभी बताया, क्योंकि उसमें अल्फा का यूज होता है ना,
तो वो मैंने नहीं बताया अभी, तो उसको अभी रहने दो। ऐसे तो ये सारे बना सकते हैं। एक काम करता हूँ, सारे कंसेप्ट अपन देख लेंगे पहले, उसके बाद अंधाधुन जो है वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो अभी फिलहाल ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक क्वेश्चन 22 और ये, ठीक है, क्वेश्चन 25। इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो और सोल्व करके आंसर बताना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है।